अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं क्लासिकल फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो जेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 है। मैकेनिक्स 1 to 15 जो है ये मैकेनिक्स से क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन इनर्शियल फ्रेम विच लॉ इज ऑलवेज वैलिड। इनर्शियल फ्रेम में कौन सा लॉ जो है हमेशा वैलिड होता है। पहला ऑप्शन है सेकंड लॉ ओनली, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ओनली, ऑप्शन नंबर सी है ऑल न्यूटन्स लॉ एंड नॉन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के सारे लॉ होल्ड करते हैं, तो ऑल न्यूटन्स लॉ आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइसन ब्रैकेट एक्स पी इक्वल्स। एक्स यानी पोजीशन है, पी यानी मोमेंटम है। पॉइसन ब्रैकेट है किसका, पोजीशन मोमेंटम का, किसके इक्वल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लैग्रांजियन इज डिफाइंड एज। द लैग्रांजियन इज डिफाइंड एज, एल इक्वल टू होता है, लैग्रांजियन का सिंबल एल होता है, एल इक्वल टू टी माइनस वी होता है। तो लैग्रांजियन इज डिफाइंड एज ऑप्शन नंबर बी, टी माइनस वी होगा। सो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन एंगुलर मोमेंटम इज। फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन यानी ऐसा मोशन जिस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रल फोर्स लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, ज़ीरो या इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फॉर सेंट्रल मोशन, सेंट्रल फोर्स का अगर लग रहा है, और सेंट्रल मोशन कहने का मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कंजर्व्ड रहता है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंजर्व्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसकी वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन। इसकी वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है मास ओनली, दूसरा है रेडियस ओनली, बोथ मास एंड रेडियस, नॉन ऑफ दीज। तो इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है वी ई इक्वल टू अंडर रूट 2 GM बाई आर, अंडर रूट 2 GM बाई आर। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ मास एंड रेडियस। सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनल बॉडी
रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4 और सी है 5 एंड डी ऑप्शन है 6। 3 डायमेंशन में कैसा बॉडी है? एक रिजिड बॉडी है। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कितना इंडिपेंडेंट डायमेंशंस उस बॉडी के पास है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम का F इज इक्वल टू 3a माइनस आर। 3a माइनस आर होता है। आप 3D ऑब्जेक्ट के लिए सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर होगा डी यानी 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 7 है। कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स इन। कोरियोलिस फोर्स जो है वो कौन से फ्रेम में काम करता है? पहला है इनर्शियल फ्रेम, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम, तीसरा है बोथ और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट्स। हैमिल्टोनियन क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को, मोमेंटम को, फोर्स को या फिर पावर को? तो हम सभी जानते हैं कि हैमिल्टोनियन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एनर्जी। हैमिल्टोनियन को एच से डिनोट किया जाता है। श्रोडिंजर इक्वेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वर्क इनर्जी थ्योरम रिलेट्स। वर्क इनर्जी थ्योरम जो है वो रिलेट करता है वर्क एंड वेलोसिटी पर, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी पर, एनर्जी एंड मोमेंटम पर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर। वर्क एनर्जी थ्योरम नाम से ही क्या है? क्लियर है कि ये किस पे डिपेंड करेगा? वर्क और एनर्जी पर। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पर, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है केपलर्स सेकेंड लॉ इम्प्लाइज कंजर्वेशन ऑफ। केपलर का सेकेंड लॉ जो है कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल को इम्प्लाई करता है, यानी किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो हम लोग जानते हैं केपलर सेकेंड लॉ किस पे होता है? कंजर्व्ड। केपलर्स के कितने लॉ हैं? 3 लॉ हैं। तो केपलर्स जो सेकेंड लॉ है ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को बताता है। केपलर के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बताता है। और थर्ड लॉ टाइम के बारे में बताता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ टॉर्क इज़ जीरो एंगुलर मोमेंटम इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन होता है टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, जहाँ पे एल आपका क्या है? एंगुलर मोमेंटम है और
टाउ जो है वो टॉर्क है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। टॉर्क जीरो दैट मीन्स dl/dt का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। और किसी भी चीज़ के डिफरेंशिएशन या टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो होने का मतलब क्या है, वो जो क्वांटिटी है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो फ्रेंड, इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, रिड्यूस्ड मास इज़ यूज्ड। रिड्यूस्ड मास को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, वन बॉडी सिस्टम पे, टू बॉडी सिस्टम पर, थ्री बॉडी सिस्टम या नॉन। तो हम लोग जो है रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला यूज करते हैं टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा टू बॉडी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एसएचएम एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू। एसएचएम का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होगा, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम या फिर एनर्जी। क्या होगा, एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम बता देते हैं, ए इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि एसएचएम में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फेज स्पेस कंसिस्ट ऑफ। फेज स्पेस जो है वो किससे मिलकर बना होता है, पोजीशन ओनली, मोमेंटम ओनली, पोजीशन एंड मोमेंटम, और लास्ट ऑप्शन है एनर्जी। फेज स्पेस की बात कही गई है। सो फ्रेंड्स, ये पोजीशन और मोमेंटम दोनों का कॉम्बिनेशन इससे बनता है, दैट मीन्स फेज स्पेस कंसिस्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लियोबलिस थ्योरम है। लियोबलिस थ्योरम रिलेट्स टू एनर्जी कंजर्वेशन, फेज स्पेस डेंसिटी या फोर्स, और लास्ट ऑप्शन क्या है, मोमेंटम है। सो लियोबलिस थ्योरम जो है ये किस पे रिलेट करता है फ्रेंड, फेज स्पेस डेंसिटी पे रिलेट करता है। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं मैकेनिक्स का। अब हम लोग देखते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स का क्वेश्चन, जो कि 16 to 22 तक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम डिपेंड्स ऑन। एसएचएम फिर से क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, मास एंड स्प्रिंग पे, वेलोसिटी पर, एनर्जी पर, किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो एसएचएम का जो फ्रीक्वेंसी है न्यू का फॉर्मूला कहीं कहीं इसको एफ से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। तो सिंबल पे कुछ भी 3 सिंबल इसका होता है, तो उस पर हम लोग को नहीं जाना है। हम क्या बात कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट पर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
रेजोनेंस अकर्स व्हेन, रेजोनेंस का फिनोमेना जो है ये कब होता है? सो पहला ऑप्शन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑप्शन नंबर बी है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है वेलोसिटी मैक्सिमम, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर डी है व्हेन एनर्जी इज ज़ीरो। तो रेजोनेंस कब अकर्स होता है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह दिया जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा? ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो इस समय जो है रेजोनेंस स्टार्ट होता है व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द फिनोमेना अराइजेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, फेज वेलोसिटी। सो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा गया है। वेलोसिटी दो प्रकार का होता है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो हमें किसका बात कही गई है? फेज वेलोसिटी का। फेज वेलोसिटी का आंसर क्या हो जाएगा? v इक्वल टू ओमेगा बाई के होगा। v इक्वल टू ओमेगा बाई के। और नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, ग्रुप वेलोसिटी है। सो फ्रेंड्स, ग्रुप वेलोसिटी यानी ग्रुप का वेलोसिटी बात कर रहा है, पार्टिकल्स का जो फोटोन्स जो होते हैं उनके ग्रुप का। ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी के। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। बीट्स अकर्स ड्यू टू, बीट्स जो है वो किसके कारण से अराइज होता है? सेम फ्रीक्वेंसी होने पर, स्लाइट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस, और या फिर क्या कर रहा है, हाई एम्पलीट्यूड होने पर, हाई डैम्पिंग होने पर, किस पे होगा? सेम फ्रीक्वेंसी पे स्लाइट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस या फिर हाई एम्पलीट्यूड या डैम्पिंग पर। तो बीट अकर होने का रीजन होता है स्लाइट फ्रीक्वेंसी चेंजेस। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्लाइट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। बीट का फॉर्मूला भी होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बीट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बीट्स n1 माइनस n2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। वेव इक्वेशन इज, वेव इक्वेशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, या फिर थर्ड ऑर्डर, या नॉन ऑफ दीज। वेव इक्वेशन का जो होता है कौन से ऑर्डर का होता है? तो फ्रेंड्स, वेव इक्वेशन जो होता है ये होता है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होता है। सो इसका आंसर क्या होगा? 21 का सेकेंड ऑर्डर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, फूरियर सीरीज इज यूज टू रिप्रेजेंट। फूरियर सीरीज का जो यूज है हम लोग कैसे किसको यूज करने के लिए, किस टाइप के फंक्शंस को या सिग्नल्स को यूज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं? सो पहला ऑप्शन क्या है? रैंडम सिग्नल्स, दूसरा है पीरियोडिक फंक्शन, तीसरा है नॉन पीरियोडिक, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो फूरियर सीरीज इज यूज टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक फंक्शंस। फूरियर सीरीज का दो टाइम पीरियड पर ही हम लोग क्या फाइंड करते हैं? उसका पाथ वगैरह फाइंड करते हैं 1:2 रेशियो पे और 1:1 रेशियो पे। सो ये होता है पीरियोडिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके बाद आता है
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन जो कि 23 से 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 23 है द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अगर डाइवर्जेंस निकालेंगे तो क्या आंसर होगा? 1 होगा, 0 होगा, इन्फिनिटी होगा या फिर -1। क्या बोला गया है? डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी डेल डॉट क्या? बी, डेल डॉट बी। मैक्सवेल का इक्वेशन याद करिए, दैट इज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सवेल एडेड फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर है मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट करेंट, चार्ज। तो इन्होंने किसको ऐड किया? पहले तो हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में स्टडी कर चुके थे। तो मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट आया, इन्होंने क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। सो टोटल करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के इक्वल होता है। सो इन्होंने ऐड किया डिस्प्लेसमेंट करंट को। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में स्पीड कितना होता है? c होता है, 2c होता है, c/2 होता है या फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 0 है। या तो 0 होता है। क्या होता है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कांस्टेंट होता है और कितना होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, c होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? c हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर लिए टोटल 25 क्वेश्चन जेड सीरीज के। आगे हम लोग रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतने क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर लेंगे और किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट लिख सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।